Hello friends, myself Mayank Srivastava from Ambalika Institute of Management and Technology from Mechanical Engineering branch which is affiliated with अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यूनिट 1 का ये टॉपिक है। और इसमें हम अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और उसमें कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो इस लेक्चर में हमारा जो भी प्रॉपर्टीज़ लेफ़्ट हो गई थी, नहीं बता पाए थे, वो इस लेक्चर में अभी हम कवर अप करते हैं। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल किस चीज़ से मिलकर के बना होता है, एक यूनिट सेल क्या होता है, ये लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, एफसीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कोई भी मटेरियल अगर आप ऐसे भी देखो कि अगर जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग भी मटेरियल भी अगर बना हुआ है तो ये ऐसा नहीं है कि आप कंक्रीट ले लिए और सीमेंट ले लिए, सारा कुछ लेकर के अलग अलग रख दिए, बिल्डिंग बन गया। जब तक इसको कंबाइन नहीं करेंगे तब तक आपका एक हाउस इम्पैक्ट या बनेगा नहीं। तो उस केस में हम आज क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको यही बेसिक एग्जाम्पल दे करके ही समझाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। जो आपकी प्रॉपर्टीज़ रह गई थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आपका टफनेस, अब बात आती है टफनेस क्या होता है। मैक्सिमम या ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डनेस एंड टफनेस। अगर बात करें हार्डनेस की तो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हार्डनेस अगर आप लो तो आपका मिरर है, आपका हार्ड है। लेकिन अगर टफनेस की बात करें तो टफनेस की क्वालिटी उसमें नहीं है। हार्डनेस क्या होता है कि अपर सरफेस जो होगी वो कितना ज़्यादा फ्रैक्चर को रेजिस्ट नहीं कर रही है, तो वो आपका हार्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर बोर्ड की बात करें तो वो हार्ड है इन कंपैरिजन टू माई स्किन। अगर इसमें आप स्क्रैच करोगे तो स्क्रैच हो जाएगा, लेकिन इसमें करोगे तो नहीं होगा। तो क्या है, ये हार्डनेस क्वालिटी बता रहा है। लेकिन अगर टफनेस की बात करें तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड लाइक हैमर ब्लो। मतलब कि कोई भी मटेरियल ऐसा बनाओ कि उसमें जो है जब आप हाई इम्पैक्ट हैमरिंग करो तो उसमें कोई भी फ़र्क ना पड़े या फेल्योर ना आए या फ्रैक्चर ना आए। अगर आप ये फ्रैक्चर और टफनेस और हार्डनेस को अगर और अच्छे से समझना है तो विंड स्क्रीन अगर आप देख लो ऑटोमोबाइल की तो उस बेस्ट एग्जांपल है। वो क्या होता है, टफेंड होती है, टफेंड ग्लास बोला जाता है, इसीलिए टफनेस की क्वालिटी उसमें बहुत अच्छी होती है। नहीं होगा तो क्या होगा, गाड़ी अगर रोड पे चल रही है इतना हाई इम्पैक्ट एयर आता है या कोई किसी भी चीज़ से उसमें इम्पैक्ट करे तो क्या होता है, आप देखो अगर टफनेस की क्वालिटी या पहले जब ग्लास आते थे तो उसमें टफनेस क्वालिटी नहीं होती थी, तो क्या होता था, किसी ने कुछ भी मारा तो क्या हुआ, वो ब्रोक आउट हो गया, ब्रेक हो गया। लेकिन अगर टफेंड ग्लास की बात करें तो उस केस में क्या होता है, उसमें लोड बियरिंग कैपेसिटी दी जाती है, उसमें ऐसे कंपोजिशन मिलाए जाते हैं जिससे उसमें टफनेस की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए और लोड बेयरिंग कैपेसिटी आ जाए। तभी क्या होता है, जब आप इस पे कोई भी चीज़ से हैमर करते हैं अगर टफेंड ग्लास पे, तो वो क्या होता है, पूरी तरह से हर क्रिस्टल अलग नहीं होते हैं, वो उसी में जुड़े रहते हैं। आप देखे होंगे बीच में एक पॉलीथीन टाइप की होती है, उसके ऊपर वो क्रिस्टल चिपके रहते हैं, तो वो क्या है, टफेंड ग्लास बनाया गया। टफनेस और हार्डनेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि आप विंड स्क्रीन को देखो तो वो टफेंड होती है, लेकिन अगर मिरर को देखो, जो सिंपल मिरर होता है घरों में, वो आपका टफेंड नहीं होता है, वो हार्डनेस कहलाएगा आपका, उसमें ब्रिटलनेस की क्वालिटी भी रहती है। अब बात आती है मशीनेबिलिटी। अगर आप नाम से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। मशीन की एबिलिटी, मशीनिंग प्रोसेस जिसमें आसानी से हो जाए, वो मटेरियल जिसमें मशीनेबिलिटी आसानी से हो जाए। मशीनेबिलिटी मीन्स मान लीजिए उसमें आपको ड्रिल करना है, टेपर टर्निंग करना है किसी में, या किसी में ग्राइंडिंग करना है, तो ये क्योंकि अगर कोई भी मटेरियल होगा और उसमें कोई एक लिमिटेड अगर वो कंस्ट्रेंट हो गया कि इसमें केवल ड्रिलिंग हो सकती है, बाकी प्रोसेस आप करोगे तो इम्पैक्ट आएगा या वो टूट जाएगा। तो अगर ऐसी चीज़ें आएंगी सामने तो क्या होगा, आपका मटेरियल वर्सेटाइल नहीं होगा, फ्लैक्सिबल नहीं होगा, हर जगह आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मशीनेबिलिटी मतलब मशीन की एबिलिटी, मशीनिंग प्रोसेस उसमें बहुत आसानी से हो सके, तो उसे आप क्या कहते हैं, मशीनेबिलिटी प्रोसेस कहते हैं या मशीनेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल कहते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच रिफर्स टू रिलेटिव केस विथ विच मेटल कैन बी कट। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मटेरियल आसानी से कट सके, ऐसी एबिलिटी जिससे मटेरियल आसानी से कट सके, तो उसे क्या कहा जाएगा, मशीनेबिलिटी। और इसमें कई सारी चीज़ें आप एग्जांपल भी ले सकते हैं। मशीनेबिलिटी अगर आपकी कंस्ट्रेंट रहेगी तो उसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे, टूल्स आपके जल्दी टूटेंगे, मैन पावर ज़्यादा लगेगी। उन सब चीज़ों को बचाने के लिए आप ऐसा मटेरियल चूज करते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कि जिसमें मशीनेबिलिटी की क्वालिटी हो। तो ये भी बेस्ट प्रॉपर्टीज़ होती है, आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी मटेरियल्स की।
अब बात आती है रेजिलेंस। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्व एनर्जी एंड रेजिस्ट शॉक एंड इम्पैक्ट लोड। रेजिलेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी एनर्जी या शॉक आए वो उसको एब्जॉर्व कर ले और बाद में उसको जितनी एनर्जी एब्जॉर्व करे वो उतनी एनर्जी डिलीवर कर दे, तो उसे आप रेजिलेंस की प्रॉपर्टीज बोलते हैं। रेजिलेंस इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्व एनर्जी एंड रेजिस्ट शॉक एंड इम्पैक्ट लोड। वो शॉक एब्जॉर्वर और इम्पैक्ट लोड को, इम्पैक्ट लोड या सडन लोड कोई आ रहा है तो उसको एब्जॉर्व करने की अगर कोई भी मटेरियल में प्रॉपर्टीज होगी तो उसे आप रेजिलेंस कहते हैं। ऐसा क्यों जरूरी होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में रेजिलेंस का होना क्यों जरूरी होता है? इसका इसलिए जरूरी होता है, अगर मान लीजिए आपकी कोई भी मशीन है और उसका जो भी बेड है, बेड इन द सेंस जिसके ऊपर मशीन आपकी इंस्टॉल है, तो अगर उसमें लोड आता है, अब उसमें डायनेमिक लोडिंग भी होती है, स्टैटिक लोडिंग भी होती है और आपका शॉक्स भी आते हैं, इम्पैक्ट लोडिंग भी आती है। तो अगर उसमें रेजिलेंस की क्वालिटी नहीं होगी तो मशीन तो चलो ठीक है आपने स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन उसका बेस जो है उसमें अगर रेजिलेंस की क्वालिटी नहीं होगी, शॉक एब्जॉर्विंग क्वालिटी नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं से जब ये लोड पड़ता रहेगा बार बार, रिसाइक्लिक या साइक्लिक लोड जब भी बार बार पड़ेगा, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो है फेल्योर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको मटेरियल बेस, एज अ बेस मटेरियल भी ये ध्यान देना होता है कि इम्पैक्ट लोडिंग या रेजिस्टेंस शॉक अगर किसी भी चीज़ पे आए तो वो उसे एब्जॉर्व करे। ऐसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि इम्पैक्ट लोडिंग और रेजिस्टेंस शॉक को वो एब्जॉर्व करे, तो उसे आप रेजिलेंस की क्वालिटी कहते हैं। अब बात आती है क्रीप की। क्रीप क्या होता है? किसी भी सबस्टेंस में परमानेंट लोड लगा करके छोड़ दो लंबे समय के लिए, एक कांस्टेंट डिफॉर्मेशन होता है उसमें। व्हेन अ पार्ट इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट लोड या when a part is subjected to a constant stress at a high temperature for a long period of time, लंबे समय तक आप कांस्टेंट लोड पे लगा करके किसी भी मटेरियल को छोड़ दीजिए और उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा, उसे आप क्रीप कहते हैं। अगर क्रीप का एग्जांपल लेते हैं, इसका डिफॉर्मेशन आपको शो ऑफ नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अगर आप इसका एग्जांपल लेते हैं तो जैसे मान लीजिए आपकी छत है घर की, अब आपने तो उसको डिजाइन कर दिया कि अगर 200 आदमी रहेंगे वो छत पे आएंगे तब भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी 200 हैं, कभी 100 हैं, कभी और कम है, या वो कभी 10 साल के बजाय 15 साल 20 साल चलना है उसको, तो अब आपका जो लोड लगा है, कॉलम लगा है, कॉलम के ऊपर जो लोड आ रहा है, अब वो क्या है, एक कांस्टेंट लोड आ रहा है। अब कांस्टेंट लोड लंबे समय के लिए आना है, तो इस तरह की प्रोसेस को आप क्रीप कहते हैं। परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, बहुत समय बाद डिफॉर्मेशन होगा, स्लोली डिफॉर्मेशन होगा, तो इस प्रोसेस को आप क्रीप कहते हैं। इस तरह की प्रोसेस जहाँ पे भी होते हैं उसे आप क्रीप कहते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे ये है आपका सिंगल एटम। सिंगल एटम को, ये जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें सिंगल एटम दिखाया गया, ब्लू कलर से शो ऑफ हो रहा है। यूनिट सेल, यूनिट सेल में आपके एक एटम अगर आपको एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मूव करा करके एक क्यूब बनाया गया और उसके सारे कॉर्नर देखोगे तो उसमें आपको शो ऑफ हो रहा है 8 एटम्स हैं, लेकिन ये 8 एटम्स एक्चुअली देखा जाए होते नहीं हैं, क्योंकि ये आपको यहाँ पे दिख रहा है हर कॉर्नर का एक एटम 8 और यूनिट सेल से कंपेयर करता है या कनेक्ट होता है, तो 1/8 पार्ट होता है। इसको अभी आगे हम आपको समझाएंगे कि कैसे होता है। अब ये जो आगे लिखा हुआ है आपका लैटिस, अब एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आपके यूनिट सेल मिल करके एक्स डायरेक्शन में एक और बढ़ा दो, वाई में बढ़ा दीजिए, जेड में बढ़ा दीजिए। इस तरह जब आप एरे फॉर्म में कर लेंगे तो एक लैटिस का फॉर्मेशन होता है। तो इस स्लाइड से आपको क्या पता चला, सिंगल एटम होगा, उसके बाद यूनिट सेल जो है 8 एटम से मिलकर के बना हुआ है। ये देखने में 8 लग रहा है, जब अभी आपको आगे स्लाइड में समझाएंगे तब आपको पता चलेगा कि 8 नहीं होता है, 1/8 होता है, और सेवरल यूनिट सेल कंबाइन होकर के एक लैटिस फॉर्म करते हैं। अब ये है क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन मेटल्स। अब किसी भी मेटल्स के में उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब ग्रेन फॉर्म। अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसमें आप देखो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ग्रेन डिफॉर्मेशन होता है, तो वही डिफॉर्मेशन को हमको कैलकुलेट करना होता है, वही उसी की आपको स्टडी करनी होती है कि क्रिस्टल का क्या क्या स्ट्रक्चर है। मेटल्स में अगर देखा जाए बेसिकली 3 टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, एक होता है SCC, एक होता है BCC और एक होता है FCC। SCC क्या होता है, सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल मतलब जैसे यूनिट सेल आपको जो हमने अभी दिखाया था प्रीवियस स्लाइड में। BCC क्या होता है, इसमें बॉडी सेंटर्ड होता है, मतलब कि आपके 8 कॉर्नर पे और एक बॉडी सेंटर पे भी एक सेल होता है, उसे आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलते हैं। और उसके बाद फेस क्यूबिक में क्या होता है, जितनी फेस होगी, अगर एक क्यूब देखा जाए तो उसमें 6 फेसेस होती हैं, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट और फ्रंट और
बैक, तो उन सब पे एक एक हर फेस पे एक एक आपका एटम्स होगा, तो उसे इस टाइप के अगर स्ट्रक्चर फॉर होते हैं तो उसे आप कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब आती है यूनिट सेल की बात करते हैं, जो आपको अभी बता रहे थे। अगर यूनिट सेल की बात करें, इसको अगर आपको समझना है आप ऐसे समझिए, इसे आप बोलेंगे यूनिट सेल। अब अगर यूनिट सेल की बात करें तो इसमें अगर आप देखिए हर कॉर्नर पे एक एक एटम है, लेकिन ये इसका अपना खुद का एटम नहीं होता है। इसको अगर और अच्छा समझना है तो आपको एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए आपका अपना रूम है या अपना घर है, तो ये सारी वॉल हैं, ठीक है। अब इसके बगल में एक प्लॉट खाली है। अब जब प्लॉट खाली है, वो अगर अपना घर बना रहा है बगल वाला, तो वो क्या करेगा, आपकी वॉल को यूज करेगा, आपकी वॉल को यूज करेगा। तो आप कहते हो भैया शेयरिंग में है, हमारी वॉल यूज कर रहे हो तो आप उतना अमाउंट दो। तो वही चीज़ अगर यहाँ की बात करें तो एक यूनिट सेल को अगर आपको समझना है तो ये हम अगर इसको समझना चाहते हैं तो आपको केवल एक मैं समझाऊंगा, आपको बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे अब ये एक एटम, ठीक है, अब इसके बगल में एक और एटम है या एक और वॉल है या किसी का घर है, आप समझ लो ऐसे। ठीक, तो अब ये जो यूनिट सेल है ये अपना एक पार्ट इसको देगा, ये क्योंकि इससे अटैच होगा। इसको अगर और अच्छा समझना है हम आपको ये दिखाते हैं। जैसे ये आपका डायग्राम है, अब ये सारे यूनिट सेल आपके लगे हुए हैं, ये एक यूनिट सेल है और इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बने हुए हैं। ये बॉडी सेंटर्ड है, लेकिन हम सिंपल की बात कर रहे थे। तो सिंपल के केस में क्या होता है, एक सेल को अगर समझना है तो ये एक इससे कनेक्ट हुआ और इसके बाद एक इसके ऊपर होगा, एक इसके पीछे होगा। तो अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो आप माचिस की डिब्बी अगर 4 ले लो और 4 उसके ऊपर रख लो, तो ये एक कॉमन होगा 8 के लिए। मतलब अगर 8 कमरे बनने हैं तो ये वाला यूनिट सेल कॉमन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हुआ, इसको जो मिला, अगर एक को अगर इसकी बात करें तो एक को जो मिलता है वो 1/8 पार्ट मिलता है। अगर एक यूनिट सेल की बात करें तो इसको जो मिला ये 1/8 मिला, यहां पर जो कॉर्नर को मिला ये 1/8 मिला, इस कॉर्नर को जो मिला ये भी 1/8 मिला, इसको जो मिला आपको ये यूनिट सेल का जो भी पार्ट मिला वो 1/8 मिला, इसी तरह 1/8 इसको मिला और इसी तरह 1/8 इसको मिला, और सेम इसी तरह 1/8 इस कॉर्नर को भी मिला, 1/8 इसको मिला। तो अगर कैलकुलेट करने के एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो क्या हो गया आपका 1 एटम, 1 एक एटम। तो ये तो हम जो बात कर रहे थे ये एससीसी की बात कर रहे थे, सिंपल क्यूबिक सेल की, एससीसी। अगर एससीसी की बात करोगे तो उसमें 1 एटम होगा, ठीक है। एससीसी की अगर बात करेंगे तो इसमें 1 एटम होगा। आपको देखने में लग रहा है यूनिट सेल और 8 एटम, लेकिन मिला कितना, 1 एटम, एक एटम मिला। अब बात करते हैं एफसीसी की। एफसीसी की अगर बात करें तो एफसीसी का जो भी स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यूनिट सेल ये भी है। अब इसमें क्या हुआ, एक और 1 2 4 5 6 7 और 8, तो 1/8 इसका, ये 1/8 हो गया इसका। अब एफसीसी की अगर बात करें तो जितने फेस होंगे हर फेस पे आपको एक एटम होगा। ये मान लीजिए हमने फ्रंट फेस पे माना, फिर एक बैक पे मारा, और फिर एक आपका लेफ्ट फेस पे माना, फिर राइट फेस पे माना, फिर ये एक टॉप पे माना और एक बॉटम पे माना, ठीक है। अब हर फेस पे एक एक एटम आपका हो गया। टोटल कितनी फेस है, 6 फेस है। और फिर एफसीसी की बात करें तो फेस क्यूबिक सेंटर की बात होती है। तो अगर अब कैलकुलेट करा जाए 1/8 1/8 1/8 इन सब में था, ये सारे 1/8 थे, जितने कॉर्नर थे 1/8 के थे, 1/8 के थे। तो ये जितने भी कॉर्नर थे ये 1/8 के थे। तो 1/8 1/8 मतलब 1 एटम हो गया यूनिट सेल में।
प्लस फेस की बात कर लो। अब इस फेस को अगर आपको समझना है तो आप फिर से वही एग्जांपल लो कि आपके बगल में किसी ने अपना मकान बनाया, तो ये दीवार उसने यूज करी, तो एक एटम का आधा पार्ट इसने यूज करा और आधा पार्ट उसने यूज करा। फिर सामने किसी ने बनाया तो इस फेस का आधा पार्ट, इस एटम का आधा पार्ट आपने यूज करा और आधा पार्ट आपके नाइबर्स ने यूज करा। फिर इसी तरह लेफ्ट में भी आधा पार्ट किसी और ने यूज करा और बैक में भी यूज करा, टॉप में भी और बॉटम में भी। अगर आप फ्लैट आप देखते होंगे, कई फ्लैट अगल बगल बने रहते हैं, तो इस तरह आप मान लीजिए कि 8 फ्लैट बने, तो 8 फ्लैट में हर फेस को कोई ना कोई आपसे शेयर करेगा। तो शेयर करेगा तो जितने फेस के एटम हैं वो आपके शेयरिंग में चले जाएंगे, जितने भी फेस के एटम हैं वो आपके शेयरिंग में चले जाएंगे। अब जब शेयरिंग में चले जाएंगे तो कितनी फेस है आपकी? टोटल 6 फेस। इसका मतलब इसको कितना मिला? 1/, इसको आपको अगर देखा जाए तो हर फेस पे 1/2 मिला, आधा एटम मिला हर फेस पे। आपको कितना मिला? इस पे भी 1/2 मिला, यहाँ बॉटम पे भी देखा जाए तो 1/2 मिला, टॉप वाले पे देखा जाए तब भी 1/2 मिला, इसी तरह आपका फ्रंट पे भी 1/2 और बैक पे भी 1/2, सब पे 1/2 मिला। तो कितने हो गए आपके? 6 फेस हैं और 1/2 मिला, तो 1/2 इंटू 6 फेस क्यों है? क्योंकि 6 फेस है आपका एक यूनिट सेल में। तो 6 फेस में अगर 1/2 मिला तो टोटल कितना मिला आपको? 1 + 3 = 4 एटम। चार एटम। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एससीसी सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक के केस में आपको एक एटम मिलता है, एक एटम से आपका सिंपल क्यूबिक बनता है और 4 एटम्स मिलकर के आपका एफसीसी बनता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आगे भी और ब्रीफ से समझाएंगे। और इसके बाद जो होता है बीसीसी की बात कर लेते हैं यहीं पर। ये जैसे आपका यूनिट सेल है, अब बीसीसी का क्रिस्टल कैसा होता है? ये आपके मान लेते हैं हम बीसीसी है, ठीक है। अब बीसीसी में क्या हुआ? यूनिट सेल है तो सबके कॉर्नर पे हो गया। अब बीसीसी के केस में क्या होता है? एक सेंटर पे होता है जो कि किसी से शेयरिंग नहीं करता है। ये जो सेंटर पे होगा वो किसी से भी शेयरिंग नहीं करेगा। मीन्स आप ऐसे समझ लो, आपका घर है, अब आपने एक टीवी लेकर के आए घर पे या कोई भी इक्विपमेंट लेके आए, तो अब आपका पड़ोसी थोड़ी कहेगा कि उस पर तो आप ही का अधिकार है ना। वो थोड़ी कहेगा कि भैया टीवी लाओ हमको दे दो या हम भी देखेंगे। तो वो आपका है, क्यों? क्योंकि आपके एक इनर सेल के अंदर है। तो ये बीसीसी का अपना सेल होता है। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा? सेम उसी तरह सिंगल के अकॉर्डिंग 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 और यहाँ पर 1/8 और ये भी 1/8। अगर आप काउंट करते हो तो कितने हो गए? 1/8 × 8, ठीक है। 1/8 × 8। अगर हम टोटल एटम्स देखते हैं बीसीसी में, बीसीसी की अगर बात करें तो 1/8 × 8 प्लस क्या हुआ? ये अपना खुद का एटम, तो 1। तो ये क्योंकि किसी से शेयर नहीं कर रहा है, ये अपना खुद का एटम होता है, किसी से शेयर नहीं करता है। तो उस केस में कितना हो गया? अगर बीसीसी की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग 1 + 1 = क्या हो गया? 2 एटम्स, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्म थे आपके यूनिट सेल को समझने के लिए। आपको देखने में लगेगा कि 8 एटम है, लेकिन शेयरिंग के हिसाब से देखोगे तो एक एटम आपको मिलेगा। और उसके बाद आपका एफसीसी की बात करेंगे तो इसमें हर फेस पे रहता है। शेयरिंग के अकॉर्डिंग बात करोगे आप तो इसमें भी जो भी वॉल है सब आगे पीछे सबसे शेयर होगा, तो हाफ मिलेगा। अब 6 फेस होती है तो 1/2 3 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? एक तो पूरा अपना 1/8 × 8 1 एटम और एक और ऐड हुआ, 3 और ऐड हुआ, तो आपका कितना हो गया? 4 एटम। तो एफसीसी में 4 एटम्स से मिलकर के फेस क्यूबिक सेंटर बनता है, एक एटम से मिलकर के एससीसी बनता है। और लास्ट में अगर बात करते हैं बीसीसी की, तो बीसीसी में आपके 2 क्रिस्टल या 2 एटम्स मिलकर के आपके बीसीसी बनते हैं। तो देखने में अलग लगता है, लेकिन जब आपको इसको डीप से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि अब इसी तरह अगर लैटिस की बात करें तो जितने नंबर ऑफ क्रिस्टल बढ़ते चले जाएंगे उतने नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका यूनिट सेल का था। ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे एफसीसी ये बीसीसी का है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, सारे कॉर्नर पे और एक सेंटर पे। तो इसमें कितना हुआ? 1/1 1/8 1/8 1/8, तो ये हो गया 1 + 1, तो इक्वल टू कितना हो गया? 2 एटम्स। एग्जाम्पल में
अल्फा आयरन क्यों लिया गया? जब आयरन में टेम्परेचर, अब होता क्या है कि ये स्ट्रक्चर या ये क्रिस्टल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जब आपको आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कितना कार्बन मिलाने पे अल्फा बीटा में चेंज होता है, बीटा डेल्टा में चेंज होता है। तो ये अल्फा आयरन जो होता है वो बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि अगर आयरन आपको अल्फा फॉर्म में कहीं पर मिल रहा है तो उसका बॉडी क्यूबिक सेंटर जो होगा वो स्ट्रक्चर बॉडी क्यूबिक सेंटर होगा, मतलब सेंटर पर एक एटम होगा ही होगा। अब इसी तरह MOW, V, टेनियम, क्रोमियम, निकल और पोटेशियम, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? अगर आप इनका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, ये जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो जब इनके स्ट्रक्चर को आप जूम करके देखोगे तो आपको बीसीसी स्ट्रक्चर मिलेगा। ये और क्लियर है। जैसे मान लीजिए ये बॉल है, सारे कॉर्नर हैं और ये ब्लैक कलर का एक सेंटर पे है, ये किसी से शेयर नहीं कर रहा है, अपना अंदर में है, तो इसे बीसीसी बोला गया। इसी तरह अगर इस क्यूब फॉर्म में देखा जाए, अब यहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए इसमें 3D में आपको कट सेक्शन में दिख रहा है। ये अगर यहाँ पर देखो तो ये कट सेक्शन है, तो कट सेक्शन किसका है? 1/8 पार्ट हुआ, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8 और ये भी 1/8, और सेंटर पर क्या मिला आपको? एक पूरा एटम मिला। तभी बीसीसी का कितना होता है? 1 + 1 2 एटम्स से मिलकर के बीसीसी बनता है। वही चीज़ यहाँ पर भी एक्सप्लेन करी गई है, समझाई गई है कि इन दिस स्ट्रक्चर देर आर 8 कॉर्नर एटम्स एंड 1 एटम्स एट इन द इंटीरियर दैट इज द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल विथ नंबर ऑफ एटम एट फेस। मतलब कि अगर बीसीसी की बात करें, एक सेंटर में होता है, और इसको अगर अच्छा समझना है आपको तो NAV जो होता है, जो अभी आपको हमने निकाला है कि NAV किसकी कितनी हो गई, तो उसके बारे में बताया गया कि एवरेज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल NAV से डिनोट करते हैं। NC मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर एटम इन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर हैं और उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। NF मीन्स NF स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ फेस एटम इन यूनिट सेल। और अगर NI की बात करते हैं तो सेंटर और इंटीरियर एटम को NI से डिनोट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होंगे? 8 होंगे, जो इसमें दिखाया गया, आपको पहले भी समझाए। NF कितना है? फेस। अगर आप बॉडी क्यूब की बात करें तो फेस 0 है, क्योंकि फेस पे कोई है ही नहीं आपका एटम। और NI की अगर बात करें तो उस केस में क्या होगा आपका? सेंटर ऑफ या इंटीरियर तो 1 है। क्यों? क्योंकि बॉडी पे सेंटर पे 1 होता है। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले से समझाया गया कि NAV इज इक्वल टू NC/8 प्लस NF/2 प्लस NI/1। अब NC क्या है आपका? हम आपको पहले बताया कॉर्नर पे कितने एटम होंगे, तो 8/8 प्लस NF फेस पे है ही नहीं, बॉडी क्यूब में आपके फेस पे होता ही नहीं, तो 0/2 हो गया, प्लस 1 क्या हो गया? NI सेंटर पे कितना है? 1 है, तो 1/1। तो 1 + 1 मिला करके अगर ये यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या हो गया? ये आपका 1 हो गया, प्लस ये आपका 0 हो गया, प्लस 1, तो क्या हो गया आपका? टोटल 2 एटम्स हो गए। किस में? BCC में। ठीक है, तो ये BCC का पूरा विथ फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया हमने। अब उसके बाद आता है आपका FCC भी आपको बता चुके हैं, हर फेस पे होगा। अब वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है, सारे कॉर्नर पे एक फेस, फ्रंट पे, बैक पे, लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे और बॉटम पे। अब यहाँ पर आप देखो ये गामा आयरन हो गया। ये गामा आयरन कहाँ हो गया? वो अल्फा आयरन था और ये गामा आयरन। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। वो BCC था और ये क्या हो गया? FCC हो गया। तो इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज करा तो ये क्या हो गया? गामा आयरन हो गया। अब गामा आयरन के क्या एग्जांपल होते हैं? कॉपर होता है, AU, AG, AL, PB, NI और PT, ये इसके एग्जांपल होते हैं। मतलब अगर आप इन एटम्स को जूम करके किसी भी सॉफ्टवेयर पे एनालिसिस करोगे तो जो भी स्ट्रक्चर मिलेगा वो आपको FCC का मिलेगा। और इसी का एलेब्रेशन आगे होगा आपका। ये देखिए यहाँ पर समझाया गया, हर कॉर्नर पे ये रेड वाले कॉर्नर पे जो भी एटम है, 8 एटम वो हो गए, और ब्लू वाले क्या शो कर रहे हैं? आपके फेस पे शो कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो FCC में आपको कितने एटम दिखेंगे? 8 और 6 14, 14 एटम्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो ये 8 1/8 मिलकर के 1 हो गया, और ये हाफ होता चला गया। 6 फेस थे, 6 का हाफ हो गया तो 3। तो टोटल कितना हो गया FCC में? अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग तो आपको 14 दिख रहे हैं, 14 एटम्स। बट ये चेंज होकर के कितना हो गया आपका? 1 + 3, टोटल क्या हो गया? 4 एटम्स। ठीक है, तो ये FCC का होता है। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन हमने दिखा दिया इस डायग्राम से कि ये FCC में 14 एटम से आपका 4 एटम में ये कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ। ठीक है,
इसी के बारे में आगे इसका एक्सप्लेनेशन है कि इन दीज स्ट्रक्चर देर आर 8 कॉर्नर एटम एंड 6 एटम आर द सेंटर ऑफ द फेस एंड इंटीरियर एटम्स, मतलब इंटीरियर में कोई भी एटम नहीं है, ठीक है। देयर फॉर NAV क्या हो गया, एवरेज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। NAV आपको NAV ही निकालना होता है FCC में या BCC में, सबका NAV निकालना होता है। तो NAV क्या हो गया, एवरेज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। NC क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स पर यूनिट सेल। NF क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ फेस एटम इन यूनिट सेल। एंड NI स्टैंड्स फॉर सेंटर और इंटीरियर एटम्स। जैसे अगर BCC की बात करें तो वहाँ पर क्या था, NI आपका 1 था, लेकिन FCC के केस में NI आपका 0 है। क्यों, क्योंकि FCC में फेस पे होता है और सेंटर पे कुछ नहीं होता है, कोई भी एटम्स एक्वायर नहीं करता है। तो NC इक्वल टू 8, NF इक्वल टू 6। NC इक्वल टू 8 मतलब 8 कॉर्नर थे, NF इक्वल टू 6 मतलब 6 फेस थे, सारे फेस पे था जो आपको बताए, और NI इक्वल टू 0 मतलब 0 है, कोई भी नहीं है, जो आपको प्रीवियस डायग्राम में भी बता सकते हैं, इसमें भी आपको दिखा दे रहे हैं एक बार। सारे कॉर्नर पे हो गया 4, 5, 6, 7, 8, और उसके बाद सारे फेस पे हो गया, राइट पे, लेफ्ट पे, टॉप पे, बॉटम पे, फ्रंट पे और बैक पे। तो ये क्या है, FCC मतलब कितने हो गए, 6 फेस हो गए। तो वही कैलकुलेशन यहाँ पर करा गया है कि NC बाई 8, 8 क्यों लिया गया, क्योंकि 8 कॉर्नर थे। NC क्या चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स। तो 8 बाई 8 1 हो गया, 8 बाई 8 1 हो गया। फिर NF क्या है, फेस में कितने एटम है, फेस आपके 6 हैं, टोटल नंबर ऑफ फेस 6 है। 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 से क्यों डिवाइड करा गया, क्योंकि ये बगल वाले को शेयर करेगा, ये अपने बगल वाले को करेगा, ये ऊपर और ये नीचे और आमने सामने। तो ये आपको और अच्छा समझना है तो 8 माचिस की डिब्बी रख के समझेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा आपको कि ये कैसे कैसे शेयरिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब NI सेंटर पे कुछ भी नहीं है तो उस केस में 0 लिया गया, तो टोटल कितना हो गया, 1 + 3 = 4। तो ये FCC का हो गया। इसी तरह आपका HCP होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके केस में क्या होता है आपका, ये इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, क्रोमियम, ये सारे इसके बेस्ट एग्जांपल होते हैं। जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पर, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना होता है, वहाँ हेक्सागोनल का यूज करते हैं, या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उन्हें बोला जाता है। इसका ये टॉप व्यू दिखाया गया, इस डायग्राम में जो दिखाया गया, इसका टॉप व्यू दिखाया गया। हर कॉर्नर पे एक एक है और सेंटर पे वो इंडिविजुअल हर फेस पे है, और 2 फेसों को आपस में कंबाइन करके एक एटम्स लिए हुए हैं। तो इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला जाता है। इसमें क्या है, फॉर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर द कॉर्नर एटम आर शेप्ड बाय 6 सेल। कॉर्नर एटम 6 सेल होते हैं, 3 फ्रॉम बिलो एंड 3 फ्रॉम अबव, 3 नीचे और 3 ऊपर की ओर होते हैं। तो यहाँ पर भी, और 2 क्या होता है, एडजेसेंट सेल होते हैं। 2 सेल जो होते हैं वो आपस के अगल बगल के इंटीरियर को शेयर करते हैं, जो कि इसमें लिखा हुआ है, इंटीरियर आर शेयर्ड बाई ओनली 1 सेल, ठीक है। तो NAV = NC बाई 6 + NF बाई 2 और NI बाई 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें वही आप जितने भी एटम्स हैं कॉर्नर पे, अब इसमें 6 हैं तो 6 रखेंगे, उसके बाद NF पे कितना है, इंटीरियर पे कितने हैं, फेस पे कितने हैं, वो एटम रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी HCP की NAV क्या है। जैसे यहाँ पर NC = 12, जो आपको डायग्राम में अभी हमने आपको समझाया है, और NF क्या है, फेस पे 2 हैं, NI इंटीरियर पे 3 है। जब आपको टॉप व्यू दिखा रहे थे तो उसमें इंटीरियर पे आपको 3 दिख रहा था। NC मतलब टोटल कॉर्नर, 6 कॉर्नर हेक्सागोन के टॉप में और 6 कॉर्नर हेक्सागोन के बॉटम में, तो टोटल क्या हो गया, 12 हो गया। फॉर्मूला क्या लगा है, NC बाई 8, 8 + NF बाई 2 और NI बाई 1। तो NC क्या है, 12 है, 12 क्या है, कॉर्नर है, डिवाइडेड बाई 6, तो क्या हो गया, 2 हो गया। NF आपका 2 है, फेस पे आपके 2 हैं तो 1 हो गया। फिर इसी तरह 3 बाई 1 हो गया, तो टोटल कितने आ गए आपके, टोटल आपका 6 हो गया। तो हेक्सागोन में अगर देखा जाए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होती है वो 6 एटम से मिलकर के बना होता है। तो इस लेक्चर में आपको हमने बताया कि FCC क्या होता है, BCC क्या होता है, सिंपल क्यूबिक सेंटर क्या होता है और HCP क्या होता है। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको देखने में जैसा लगता है वैसा कुछ भी नहीं होता है, शेयरिंग के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है और उसके अकॉर्डिंग ये एटम्स मिलता है। FCC में हमने आपको बताया कि वो सिंपल में आपको 1 एटम्स होता है, FCC में आपके 4 एटम्स होते हैं और BCC में आपके 2 एटम्स होते हैं और SCP में आपके 6 होते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट।